वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमी की बहुत सारी बेसिक चीज़ों को देखा था और समझा था, और मुख्य तौर पर उसमें हमने मुद्राओं के बहुत सारे प्रकार देख लिए थे, है ना, जो कि इकोनॉमी में समझना बहुत ही ज़रूरी था, है ना। आगे हम इकोनॉमी के बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स को देखेंगे, है ना, और जिस तरीके से इकोनॉमी को हमको क्रम से एक एक चैप्टर में समझना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखें कि इकोनॉमी को किस तरीके से तैयार किया जाता है, तैयार करने के जो आधारभूत तत्व हैं वो क्या हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमी के सेक्टर्स की। इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इकोनॉमी के जो प्रकार हैं वो प्रकार में किस तरीके से उसके चरणों की भूमिका होती है। तो इसमें मुख्य तौर पर 3 सेक्टर होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर या प्राथमिक सेक्टर जो है उस सेक्टर को कहा जाता है जिसमें सभी कच्ची चीज़ों का उत्पादन होता है, जिसमें सभी कच्चे माल का उत्पादन होता है, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर होता है कृषि से कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। कृषि क्षेत्र से सारी चीज़ें उत्पादित होती हैं, भूमि से उनका उत्पादन किया जाता है। उत्पादन करने के बाद उन सारी कच्ची चीज़ों को उद्योग तक पहुंचाया जाता है। उद्योग में उन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और देन उस सभी चीज़ों का फिर उपयोग किया जाता है ना। जैसे सामान्य तौर पर मैं आपको समझाऊं एग्जाम्पल के तौर से, तो कपास। कपास क्या है? कपास एक पौधा है। कपास के पौधे से कपास बना। कपास से फिर कपास को उद्योग तक ले जाया गया, इंडस्ट्रियल क्षेत्र तक ले जाया गया। वहाँ पर उस कपास से धागा बना, धागा से कपड़ा बना, कपड़े से शर्ट बनी, और शर्ट को देन क्या किया गया? सेल किया गया और उसको व्यक्ति द्वारा उपभोग कर लिया गया। तो ये पूरा चक्र होता है कि एक वस्तु बनती है, सेकंड बनती है, थर्ड बनती है, और उस तरीके से उसको कंप्लीटली तैयार करके पर्टिकुलर व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाता है ना। तो ये जो चरण है वो चरण अनेक सेक्टर्स में काम करता है। तो पहला सेक्टर होता है कृषि सेक्टर, है ना, जो प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनका उपयोग उत्पादन के तौर पर किया जाता है। जितनी भी ये भूमि से उत्पादित होती हैं या अन्य क्षेत्रों से उत्पादित होती हैं, है ना, उनको प्राथमिक सेक्टर में रखा जाता है। जैसे कृषि क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन। खनन का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें जमीन से सीधे निकाली जाती हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो अन्य कोई धातु हो, लोहा हो, सोना हो, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है? जमीन से सीधा निकाला जाता है। दूसरा हो द्वितीय सेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्टर, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें कच्चे माल को विनिर्माण करके अन्य चीज़ों में तैयार किया जाता है ना। जैसे सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। इसमें सबसे अहम योगदान होता है औद्योगिक क्षेत्र का या इंडस्ट्रियल एरिया। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो सारी किस में आती हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। ठीक है। तीसरा आता है थर्ड सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र। इस सेक्टर में जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी किस में आ जाती हैं? तृतीयक क्षेत्र में आ जाती हैं, है ना। सेवाओं से अर्थ क्या है? सेवाओं से अर्थ यह है कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाकर, कहीं भी जाकर अपने द्वारा जो सेवा देता है और उस सेवा से जो आय प्राप्त करता है ना, तो वह सेवा क्या कहलाती है? वह सेवा कहलाती है तृतीय क्षेत्र। मतलब उस सेवा को तृतीय क्षेत्र में काउंट किया जाता है ना। अब ये बहुत सारे प्रकार की सेवा हो सकती है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स ये सेवा देता है। बैंक है, बैंक में बैंक मैनेजर है, क्लर्क है ना, और भी अधिकारी हैं वो सेवा देते हैं। पुलिस थाना है, वहाँ पर पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो सेवा दे रहे हैं, है ना। तो कोई भी क्षेत्र हो जहाँ व्यक्ति नौकरी करता है, जहाँ व्यक्ति रोजगार करता है और अपने द्वारा सेवा देता है, वह सर्विस सेक्टर कहलाता है, सेवा क्षेत्र कहलाता है, और उसको तृतीय क्षेत्र के आधार पर काउंट किया जाता है। इसके अलावा चतुर्थ सेक्टर भी होता है ना, फोर्थ सेक्टर भी होता है, और इसके बाद पंचम क्षेत्र भी होता है, पंचम सेक्टर भी होता है, लेकिन इनका उतना ज़्यादा उपयोग नहीं है ना। फोर्थ सेक्टर में देखा जाए तो अधिकांश तौर पर टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया गया है। जैसे कोई भी सर्विस सेक्टर है या इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जो आईटी लगी हुई है ना,
जो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, तकनीकी प्रबंधन, प्रबंधन कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल आदि को लगाया जाता है ना, वो क्या कहलाता है, वो आपका फोर्थ सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। और अंतिम बचता है आपका फिफ्थ सेक्टर। फिफ्थ सेक्टर में बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र के, जो कि बहुत सारी चीज़ों को आपको बताते हैं कि किस तरीके से किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया जाए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके उसको उससे आउटपुट प्राप्त हो सके, है ना, और उन सभी चीज़ों का उपभोग किया जा सके। तो वो सारा फिफ्थ सेक्टर में आता है। इसमें आपको ज़्यादा नहीं देखना, आपको मुख्य तौर पर प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर याद करना है। प्राथमिक, जहाँ से चीज़ों को उत्पादित किया गया। सेकेंडरी, जहाँ पर उद्योग में उन सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। और तीसरा सर्विस सेक्टर, जहाँ पर व्यक्ति अनेक विभागों में जाकर अपनी क्या देता है, सेवाएं देता है ना। तो सेवा देना ही सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है, जिसमें सभी नौकरी पेशा वाले लोगों को काउंट किया जाता है। ठीक है, इसमें इतना ही। आगे हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार की। जो अर्थव्यवस्था है वो आखिर कितने प्रकार की होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को आखिर कितने प्रकार से बांटा गया है। इकोनॉमी के बहुत सारे प्रकार हैं, है ना, जिसमें मुख्य तौर पर हमें 3 टाइप्स के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहली अर्थव्यवस्था आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। इन 3 प्रकार से अर्थव्यवस्था को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो केवल पूंजी को आधार मान के रेगुलेट होती है या संचालित की जाती है, वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसे देश की अर्थव्यवस्था जिस देश में अर्थव्यवस्था को पूंजी को आधार मानकर संचालित किया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसका पहला पॉइंट है। इसी में एक चीज़ और है, ऐसे देश की अर्थव्यवस्था जिस देश की अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप प्राइवेट सेक्टर में ना के बराबर होता है। मतलब ये है कि प्राइवेट क्षेत्र को जहाँ जो करना है, जितना करना है, जितना जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, जहाँ भी जो उद्योग लगाना है, फैक्ट्री लगानी है, कंपनी लगानी है ना, उसको क्या करना है, उसको खुद ही संचालित करना है। किसको, प्राइवेट सेक्टर को। उसमें जो गवर्नमेंट सेवा है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, है ना। जैसे आपने देखा होगा, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं और प्राइवेट स्कूल होते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल को गवर्नमेंट संचालित करती है, प्राइवेट स्कूल को प्राइवेट संस्था संचालित करती है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हमारे भारत में दोनों हैं। हमारे भारत में क्या है, दोनों हैं। इसलिए भारत की इकोनॉमी कैसी है, भारत की इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ दोनों चीज़ें हैं। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में आपको क्या मिलेगा, प्राइवेट स्कूल मिलेगा, है ना, प्राइवेट स्कूल मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर मिलेगा। और स्कूल की बात ही नहीं, कोई भी दूसरा सेक्टर हो वो प्राइवेट होगा और उस पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना के बराबर होगा। गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा, उसमें सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर ही अपने आधार पर उसे संचालित करेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। इसके उदाहरण है अमेरिका हो गया आपका, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया। ये कैसे है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कुल मिलाकर सामान्य सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, जो पैसे का संचालन है, जो इकोनॉमी है, उसका जो चक्र है, उस चक्र को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना के बराबर है। निजी क्षेत्र का स्वामित्व स्वयं निजी क्षेत्र के हाथों में होता है और उसका संचालन किया जाता है। दूसरा आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ ये होता है कि उस देश की सभी चीज़ों का संपूर्ण स्वामित्व गवर्नमेंट के हाथ में हो। मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी संस्था हो, कोई भी सेक्टर हो, किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था का कोई भी आधारभूत अंग हो, उन सभी चीज़ों में पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का हाथ होगा, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा। वही उसे रेगुलेट करेगी, वही उसे संचालित करेगी और पूरी देखरेख गवर्नमेंट की निगरानी में होगी। तो वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी, जिसका उदाहरण है चाइना।
ठीक है, जिसका उदाहरण क्या है, चीन। चीन के अलावा और भी बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो अब इसकी ओर मतलब हैं, बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो इसमें इंक्लूड हैं, लेकिन मुख्य तौर पर आप चाइना को याद रखें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की इकोनॉमी कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में आप किसी भी क्षेत्र को उठा के देखेंगे, हर एक क्षेत्र में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप भी मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर का भी मिलेगा। जैसे आप देखें, स्कूल प्राइवेट भी है भारत में, गवर्नमेंट भी है। हॉस्पिटल आप देखेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अर्थ ऐसे आप किसी भी सेक्टर में आप जाके देखेंगे तो भारत में आपको गवर्नमेंट भी मिलेगा, प्राइवेट भी मिलेगा। बैंक बहुत सारे गवर्नमेंट भी हैं, बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी हैं, है ना। तो प्रत्येक क्षेत्र यहाँ पर दोनों परिप्रेक्ष्यों को लेकर चलता है, इसलिए भारत को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अब ये तो मैंने मोटा मोटी तौर पर आपको समझा दिया। अब इसका अगर वास्तविक एनालिसिस किया जाए, तो वास्तविक एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको प्रत्येक देश की इकोनॉमी जो है वो आपको मिश्रित ही मिलेगी, है ना। पहले भले ही पूंजीवादी या समाजवादी रही हो, तो कहीं ना कहीं अब चाइना और यूएसए भी क्या है, मिश्रित इकोनॉमी के अंतर्गत उनको काउंट कर लिया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही बताएंगे, आपसे अगर पूछा जाए तो यही बताएंगे। लेकिन जनरल नॉलेज की दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी देश में सभी प्रकार की सेवाएं उपस्थित होती हैं, जिसमें कुछ गवर्नमेंट होती हैं और कुछ प्राइवेट होती हैं, है ना। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके अलावा खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, है ना। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जिस देश का आयात निर्यात या अर्थव्यवस्था का लेन देन किसी भी बाहरी देश से ना हो, है ना। कुल मिलाकर वह देश अपनी जो भारतीय, जो जैसे भारत की बात करें तो भारतीय जो सीमा है उसके अंतर्गत ही हम सारा कुछ करें, किसी देश से कुछ ना लें, किसी देश को हम कुछ भी ना दें, तो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, जो कि भारत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सामान्य तौर पर आज के युग में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी अर्थव्यवस्था क्या हो, बंद अर्थव्यवस्था हो या क्लोज्ड इकोनॉमी हो। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि वह देश जो एक देश से या अपने देश से दूसरे देश बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करता है, तो वह खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है ना। इसके अंतर्गत लगभग सभी देश आते हैं। सभी देशों को कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है जो दूसरे देश से मंगाता है और अपने देश से उसको क्या करता है, निर्यात करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अर्थव्यवस्था के प्रकारों पर बात की। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय पर। अब हम बात क्या करेंगे, नेशनल इनकम पर, राष्ट्रीय आय की, है ना। बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, बहुत ध्यान से। अभी यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ समझ में आने वाली है। देखो, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे मतलब हमारे देश की आय कितनी है, देश कमाता कितना है ना। जब देश कमाता कितना है ये जब जानने के लिए आप बैठेंगे तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति कितना कमाता है, मतलब आप कितना कमाते हैं। जितना आप कमाते हैं वही ऐड होता जाता है और भारत की जितनी जनसंख्या है सभी व्यक्तियों का आय या इनकम को जोड़ लिया जाता है और वही पूरे देश की क्या बन जाती है, राष्ट्रीय आय बन जाती है। राष्ट्रीय आय को काउंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, और इन तरीकों में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय को वास्तविक रूप से काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम समस्त भारत की जनसंख्या की एक एवरेज राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं या राष्ट्रीय आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना या राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कुछ हमें बेसिक फैक्टों पर बात करनी पड़ती है ना। तो पहले आप कुछ बेसिक फैक्ट समझेंगे और उसके बाद आपको राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक राष्ट्र है या एक देश है, तो देश के अंदर जब आपको कुछ पैसा कमाना है ना, कुछ पैसा अगर आपको कमाना है या कुछ आपको इनकम करना है, तो इनकम करने के लिए क्या करना होगा, तो इनकम करने के लिए कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा। काम या तो आप कहीं और जाकर करेंगे या स्वयं कुछ स्थापित करेंगे, है ना। तो कुछ स्थापित करने के लिए कुछ आधारभूत चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन। कोई भी चीज़ आपको अगर लागू करनी है तो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन,
जब आपको जैसे मान लो फैक्ट्री लगानी है तो सबसे पहले आपको भूमि चाहिए, भूमि चाहिए, भूमि पर आप लगान देंगे, भूमि ले ली, फिर उसके बाद कुछ पूंजी चाहिए, पूंजी होगी तभी तो आप भूमि लेंगे, या भूमि ले ही ली तो उस पर फैक्ट्री लगाने के लिए आपको पूंजी चाहिए। अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो फैक्ट्री पैसों से लग जाएगी क्या? नहीं, पैसे आप देंगे किसको? श्रमिकों को, श्रमिकों को, मजदूरों को। तो भूमि, पूंजी, श्रम, और श्रम के बाद जब फैक्ट्री बन जाएगी तो आप एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, और वो सारा ऑर्गेनाइजेशन या वो सारा सर्विस सेक्टर उस आपकी फैक्ट्री को रेगुलेट करेगा, और उससे फिर एक आपको निश्चित आय प्राप्त होगी। उस आय में से कुछ व्यय खर्च हो जाएगा, कुछ खर्चा काट दिया जाएगा, और आपको शुद्ध आय प्राप्त हो जाएगी, है ना। ये तो मोटा मोटी तौर पर मैंने आपको समझने के लिए बताया, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि वास्तविक तौर पर राष्ट्रीय आय कैसे काउंट की जाती है। राष्ट्रीय आय काउंट करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को समझना जरूरी होता है। जैसे आमतौर पर आप लोगों ने न्यूज़पेपर या टीवी में या अनेक व्यक्तियों के मुंह से सुना होगा कि भारत की जीडीपी 8% है, भारत की जीडीपी 7% है, भारत की जीडीपी अब धीरे धीरे कमने लगी है, भारत की जीडीपी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ये जीडीपी के बारे में आपने कई बार, अनेकों बार, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा। अगर आपको ध्यान हो तो जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तो जब नोटबंदी हुआ था तब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत की जीडीपी में गिरावट होगी, और निश्चित तौर पर वैसा ही हुआ, भारत की जीडीपी कम हुई। उसके बाद आर्थिक मंदी आई, भारत में भी मंदी देखी गई, विश्व स्तर पर भी मंदी देखी गई, जिसके कारण क्या हुआ? जीडीपी और कम हुई। उसके बाद धीरे धीरे और कम हुई, 4.5 के लगभग इसका अनुमान लगाया जा रहा था। और अभी कोरोना वायरस के चलते सारे सेक्टर्स क्लोज कर दिए गए हैं, सारे सेक्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान है, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो। और इन नुकसान के कारण अभी हाल फिलहाल में कुछ जो रिपोर्टें आ रही हैं उनमें 2.5% जीडीपी को आंका गया है। कुछ संस्थाएं 2% और कुछ संस्थाएं 1.5% इकोनॉमी की आकलन की घोषणा की हुई है ना। तो ये लगभग बढ़ती रहती है, घटती रहती है। तो ये बढ़ती है, घटती है, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी होता क्या है? तो जीडीपी की परिभाषा मैं बोलता हूँ बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में, आपको केवल ध्यान देना है और सुनना है और समझना है। किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण जो सीमा है उस सीमा के अंदर, किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण सीमा के अंदर एक वर्ष में, संपूर्ण सीमा के अंदर एक वर्ष में, या घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में यहाँ के निवासी और गैर निवासियों द्वारा प्राप्त अंतरिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। किसी भी देश की अगर कोई देश है तो निश्चित तौर पर उसकी क्या है? बॉर्डर है ना। तो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के अंदर मतलब घरेलू सीमा में एक वर्ष की जो समय अवधि है वो कुछ भी आप रख सकते हैं। हमने क्या रखा हुआ है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा वित्तीय वर्ष है। तो घरेलू सीमा के एक वित्तीय वर्ष में सभी वस्तुओं का अंतरिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ये अंतरिम मौद्रिक मूल्य वस्तुओं पर चाहे यहाँ के निवासी प्राप्त करें, चाहे यहाँ के निवासी जो गैर निवासी हैं, जो विदेश से आए हुए हैं, वो यहाँ पर क्या करें? कमाएं या प्राप्त करें। वो सारा जो पैसा है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य जो इकट्ठा होकर काउंट होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। अब होता क्या है कि ये जीडीपी आपने काउंट कर ली। जीडीपी आपने काउंट कैसे की कि आपने भारत में देखा कि भाई एक साल में हमने कितनी वस्तुएं तैयार की, जितनी वस्तुएं तैयार की उन सभी वस्तुओं को हमने बेचा,
और बेचने के बाद जो पैसा मिला, उस पैसे को हमने क्या कहा, जीडीपी कहा। उस पैसे को हमने क्या कहा, जीडीपी कहा, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा। अब इस जीडीपी जो हमें प्राप्त हुई है, ये शुद्ध है क्या? ये शुद्ध जीडीपी नहीं है। इसमें क्या है, अभी हमें खर्चा भी काटना है। खर्चा क्या काटना है? जैसे मान लो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, है ना, बहुत सारी कंपनियाँ थी, उन कंपनियों में बहुत सारा मूल्य क्या हुआ होगा, मूल्य बहुत सारा खर्च हुआ होगा, एक्सपेंस कुछ लगा हुआ होगा। तो जो मूल्य खर्चा है, जो मूल्य ह्रास है, जो मूल्य ह्रास है, जो एक्सपेंडिचर है आपका, उसको आप क्या कर दें, माइनस कर दें। जब आप जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तब आपको क्या प्राप्त होगा, जीएनपी। तब आपको क्या प्राप्त होगा, तब आपको क्या प्राप्त होगा, एनडीपी। तब आपको क्या प्राप्त होगा, एनडीपी। एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तब आपको क्या प्राप्त होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्लियर है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, वो क्या था, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद वो पूरा उत्पाद है, लेकिन पूरे उत्पाद में से आपने मूल्यह्रास को माइनस कर दिया। अब मूल्यह्रास कितना भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो जितना भी मूल्यह्रास होता है उसको माइनस करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है एनडीपी। ठीक है, एनडीपी तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएनपी पर। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो जीएनपी और इसमें बेसिक अंतर क्या है, यहाँ पर हमने सारे व्यक्तियों को काउंट कर लिया, यहाँ पर हमने सारे व्यक्तियों को काउंट कर लिया जीडीपी में। जीडीपी में भारत का व्यक्ति है, उसने पैसा कमाया, वो भी जुड़ गया। फ्रांस से कोई व्यक्ति आया है, जर्मनी से कोई व्यक्ति आया है, पोलैंड से कोई व्यक्ति आया है, ऑस्ट्रेलिया से कोई व्यक्ति आया है, यहाँ पर उसने कंपनी लगाई हुई है ना। जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था, उस भोपाल गैस कांड में जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, है ना, वो विदेशी व्यक्ति थे, है ना, जिनका नाम क्या था, एंडरसन, वो भी विदेशी थे। तो ऐसे बहुत सारे विदेशी भी अगर यहाँ कमा रहे हैं तो उस कमाने के बाद जो पैसा जुड़ेगा वो जीडीपी में जुड़ता है। मतलब चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो, सबका जुड़ेगा। लेकिन अब हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिसमें भारतीयों का पैसा भारतीयों के पैसे पर ही बात होगी, विदेशियों का पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। तो कुछ अलग टर्म बनती है जिसे हम कहते हैं जीएनपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल, नेशनल मतलब भारतीय। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केवल भारतीय व्यक्तियों द्वारा कमाया गया पैसा। मतलब एक वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में भारतीयों द्वारा कमाया गया पैसा। अब भारतीय चाहे देश में कमाए चाहे विदेश में कमाए, समझ में आ रही है बात? आपके बहुत सारे जो रिलेशनशिप वाले व्यक्ति हैं, कुछ ना कुछ व्यक्ति पढ़ने के बाद विदेश चले जाते हैं, विदेश जाने के बाद वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद वो वहीं पर जॉब करने लगते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। क्यों सेटल हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ का पे स्केल अच्छा रहता है, सैलरी ज़्यादा मिलती है, और वहीं वो क्या हो जाते हैं, अपने जीवन यापन को, जीविकोपार्जन करने लगते हैं। तो जो विदेश में जाके रहने लगे तो वो तो भारतीय है, और वो भारतीय घर वालों को पैसा भेजता है, घर वालों को पैसा भेजता है ताकि घर वाले यहाँ पर क्या कर सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। तो भारतीय व्यक्ति होना जरूरी है। भारतीय व्यक्ति चाहे भारत में पैसा कमाए चाहे विदेश में जाके पैसा कमाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, दोनों को हमको ऐड करना है। लेकिन जो विदेशी व्यक्ति है और वो भारत में पैसा कमा रहा है, कोई विदेश से आया है और वो भारत में पैसा कमा रहा है, उसके पैसे को हम माइनस कर देंगे, उसके पैसे को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर लिखा है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब नेशनल मतलब भारतीय। तो यहाँ पर केवल भारतीयों का उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की राष्ट्र के लोगों ने कितना पैसा कमाया है। तो भारतीयों द्वारा चाहे विदेश में कमाया हो चाहे भारत में कमाया हो, उस पैसे को आप ऐड कर लेंगे, है ना। और जो विदेशों के व्यक्ति यहाँ आकर फैक्ट्री चला रहे हैं, उनके पैसे को हम माइनस कर देंगे, है ना। और ये क्या कहलाएगा, जीएनपी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, जीएनपी कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ये जीएनपी जो है वो क्या है, शुद्ध नहीं है। ये जीएनपी कैसा है, शुद्ध नहीं है। इसमें भी क्या जुड़ा हुआ है, एक्सपेंस जुड़ा हुआ है ना।
तो जीएनपी से हम मूल्यह्रास को जब माइनस करेंगे, जीएनपी से जब हम मूल्यह्रास को माइनस करेंगे तब हमें प्राप्त होगा एनएनपी। तब हमें क्या प्राप्त होगा? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर है यहाँ तक बात? और यही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। यही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। ठीक है, तो कुल मिलाकर भारतीय व्यक्तियों ने जितना पैसा कमाया है उस पैसे से मूल्यह्रास माइनस कर दिया, मतलब जीएनपी से हमने मूल्यह्रास माइनस कर दिया और हमें एनएनपी प्राप्त हो गया। इसी को राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहा जाता है। राष्ट्र की आय, संपूर्ण राष्ट्र की आय, इसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। ये पूरे देश की आय है और पूरे देश में जितने व्यक्ति रह रहे हैं, पूरे देश में जितने व्यक्ति रह रहे हैं मतलब कुल जनसंख्या, उसमें इस आय का उन व्यक्तियों का इस आय में आप क्या कर दें? भाग दे दीजिए। तो राष्ट्रीय आय बटे भारत की कुल जनसंख्या, तो इससे क्या होगा? एक व्यक्ति की आय निकल आएगी और वो एक व्यक्ति की आय क्या कहलाएगी? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। क्लियर है बात? यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये है प्रति व्यक्ति आय। अब इसमें प्रति व्यक्ति आय सभी व्यक्तियों की निकल जाती है, लेकिन ये वास्तविक तौर पर एक्चुअल निकल के नहीं आती, लेकिन एवरेज जिस मेथड के आधार पर निकाला जाता है उसी को मान लिया जाता है और वही प्रति व्यक्ति आय होती है। अभी मैं आपको बहुत सारी प्रति व्यक्ति आय निकाल के बताऊंगा और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यार हमारी तो इतनी आय नहीं है ना, हम तो इतना नहीं कमाते, हम तो 5 रुपए भी नहीं कमाते, हम तो 1 रुपए भी नहीं कमाते, हम तो बेकार में पैसे खर्च करते हैं, फिर भी हमारी आय 93,000 है, 80,000 है, 1,14,000 है ना। तो आप दंग रह जाएंगे, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय आपको समझ में आया क्या हुआ? और राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे दिया तो एक व्यक्ति की चीज निकल आई। भाग देना तो आप जानते ही है ना, मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, तो भाग देना आय में, उससे एक व्यक्ति की आय निकल आएगी, मतलब प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए भारत में प्रति व्यक्ति आय, भारत में प्रति व्यक्ति आय का मापन। भारत में प्रति व्यक्ति आय का मापन अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग समय पर किया गया और उन्होंने डिफरेंट भारत के प्रति व्यक्ति आय की इनकम बताई है ना। तो आपको कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम रहेगा अर्थशास्त्री या इकोनॉमिस्ट, मतलब कौन वो व्यक्ति है, कौन वो इकोनॉमिस्ट है जिसने किस सन में कितनी आय बताई, जिसने किस समय में कितनी आय बताई है ना। तो राष्ट्रीय आय से सबसे पहले सबसे ज़्यादा अभी तक जो क्वेश्चन बना है वो यही बना है कि भारत में सबसे पहले वह कौन सा व्यक्ति था जिसने राष्ट्रीय आय की बात की थी, जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय आय को डिफाइन किया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय को डिफाइन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। उनका क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे आप अर्थशास्त्री, फिर लिखेंगे समय और फिर लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी 1868 और 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? कोई बता सकता है मुझे? जल्दी से कमेंट करें। 20 रुपये। कितनी थी? 20 रुपये। 1868 में सबसे पहले जब दादा भाई नौरोजी ने ये पूरा एनालिसिस करके प्रति व्यक्ति आय को काउंट किया तब एक व्यक्ति उस समय 20 रुपये कमाता था। ठीक है, फिर इसके बाद मेजर बेरिंग और डेविड वेल्फर, मेरिज बेरिंग और डेविड वेल्फर ने 1882 में प्रति व्यक्ति आय 27 रुपये बताई, प्रति व्यक्ति आय 27 रुपये बताई। इसके बाद लॉर्ड कर्जन साहब ने 1901 में भारत की आय 30 रुपये बताई, 30 रुपये है ना। फिर इसके बाद विलियम डिग्बी 1899 में इन्होंने भारत की आय 18 रुपये बताई, 18 रुपये। फिर इसके बाद फिडले सिराज 1911 इन्होंने
1911 में 49 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई। फिर इसके बाद बाडिया जोशी 1913-14 44.30 रुपये प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई, 44.30। फिर इसके बाद जीवी के राव एक समिति बनी थी और जीवी के राव ने 1931-32 में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई, 62 रुपये, है ना। 1931-32 के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 62 रुपये। फिर इसके बाद वाणिज्य मंत्रालय में जो व्यक्ति थे, वाणिज्य मंत्रालय भी कभी कभी ऑप्शन में लिखा आता है, कभी कभी वाणिज्य मंत्रालय के जो हेड थे उस समय उनका नाम भी लिखा जाता है, तो ब्रैकेट में वो नाम भी लिख लो, पीसी महालनोबिस, है ना। वाणिज्य मंत्रालय या पीसी महालनोबिस ने 1948-49 में 246.9 रुपये 246.9 रुपये पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय को बताया गया था। और अंतिम लिख लें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब वर्तमान में अगर प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है वो कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हर वर्ष अपनी प्रति व्यक्ति आय को लाता है। तो आप केवल वर्तमान की लिख लें, आपको प्रत्येक वर्ष की याद नहीं रखना। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन वर्तमान मतलब 2017-18 1,11,782 1,11,782 प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति की आय है ये। अब आपको बड़ा अजीब सा लगा होगा कि यार प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए है, मतलब 1,11,782 रुपये है, तो इतना व्यक्ति तो नहीं कमाता, फिर इतना आय क्यों रखा गया है। तो अधिकांश होता क्या है कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो एवरेज काउंट होती है। एवरेज काउंट का मतलब ये है कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों की संख्या और भारत में जितना भी पैसा है उस सभी पैसे को डिवाइड किया जाता है, तो इसमें सभी व्यक्तियों का एक एवरेज आता है और उस एवरेज को हम प्रति व्यक्ति आय मान लेते हैं। अब भारत में क्या होता है कि कोई 10,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 5 रुपये कमाता है, कोई वो भी नहीं कमाता और कुछ लोग कमाते हैं। और टाटा बिरला, आदित्य बिरला, है ना, अडानी, अंबानी, ये लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। करोड़ों रुपए की कमाई इनकी कुछ घंटों की है ना। तो उनकी जो बहुत सारी कमाई है वो कमाई डिवाइड हो जाती है और वो कमाई गरीबों के या कमज़ोर व्यक्तियों के एवरेज में आ जाती है और जिससे ये एवरेज बनकर 1,11,782 आता है और ये प्रति व्यक्ति आय हमें काफ़ी बढ़ी हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात क्लियर, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो प्रति व्यक्ति आय आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय, वह आय कितने प्रकार की होती है, आय कितने प्रकार की होती है। आय 2 प्रकार की होती है, एक पीआई और एक डीपीआई। अब ये पीआई क्या है और डीपीआई क्या है। पीआई का मतलब होता है पर्सनल इनकम, पीआई का मतलब क्या होता है, पर्सनल इनकम, और डीपीआई का मतलब क्या होता है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम वह इनकम है जिस इनकम पर से आप कर को चुका देते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया, देखो आसान भाषा में समझो। जैसे आप कहीं काम करते हैं, आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, 1 लाख रुपए महीना आपने कमाया, तो जो सीधा 1 लाख आपको मिला वो क्या है, पीआई है, पर्सनल इनकम है। पर्सनली वो आप वहां से कमा कर ले आए, लेकिन सरकार ने क्या किया कि आपके इस 1 लाख पर 20,000 का टैक्स ले लिया। तो इस 1 लाख से 20,000 का टैक्स या कर निकल गया और बचा कितना, 80,000। तो जो 80,000 से बचा वो क्या है, डीपीआई है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है। ये आपकी कर रहित क्या है, आय है। ठीक है, अब जब आय है तो आय को हम मापें कैसे, आय को मापें कैसे। आय को मापने की बहुत सारी विधियां हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, है ना। तो अनेक प्रकार से हम इसको माप सकते हैं। मापने के आधार पर सबसे पहले आप राष्ट्रीय आय को या प्रति व्यक्ति आय को मापने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे जो भी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं,
जो भी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं, चाहे वो खेत में उत्पादित हों, चाहे वो फैक्ट्री में उत्पादित हों, चाहे वो खान से उत्पादित हों, जो भी चीज़ें भारत में तैयार हो रही हैं, वहीं से सीधा उनका कैलकुलेशन कर लिया जाए, वहीं से उनका सीधा कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो जितना आय व्यय होगा उसका पूरा हमें पता चल जाएगा, है ना। तो उत्पादन उत्पादन विधि, उत्पादन की चीज़ों पर कैलकुलेट करना उत्पादन विधि। दूसरा होता है आय विधि। आय मतलब व्यक्ति कमा कितना रहा है, व्यक्ति जितना कमा रहा है उस कमाने वाली इनकम को आप जोड़ लीजिए, काउंट कर लीजिए, और इससे आपको राष्ट्रीय आय पता चल जाएगी, है ना। या फिर आप व्यक्ति के व्यय को काउंट कर लीजिए, है ना। तो ये 3 प्रकार की विधियां होती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, आय को माप सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। जो भी डाउट हो, जो भी आपको समझ में ना आया हो, तो आप मैसेज कर दीजिए और मुझे बता दीजिए, है ना। और यहाँ तक मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको बैंक के बारे में समझाऊंगा, है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर देखना, जरूर देखें आप लोग, जिससे आपको बैंक के बारे में एक सही जानकारी प्राप्त होगी कि बैंक आखिर किस तरीके से बना, किस तरीके से भारत में पुराने बैंक थे, है ना, उनको किस तरीके से किस कमीशन के आधार पर स्थापित किया, किसने स्थापित किया, किस वर्ष स्थापित किया, जो बैंक में आपका अकाउंट है, पैसा लेने जाते हैं, वो कब बना, वो किस डेट को बना, है ना। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्रम तरीके से समझ में आएंगी, किस तरीके से आरबीआई इन सबको कंट्रोल करता है। तो पूरा बैंकिंग सिस्टम मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो आप ज़रूर देखें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।